सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ दो पैरेलल चल रहे युद्धों की दास्तां। एक वो युद्ध जो हम देख रहे हैं, जो जहाज़ों से, मिसाइलों से, हथियारों से लड़ा जा रहा है। दूसरा युद्ध वो है जो ज़मीन के रास्तों के लिए, विकास के लिए, पैसों के लिए और अगली आने वाली अर्थव्यवस्था के लिए लड़ा जा रहा है। यानी एक आर्थिक युद्ध है और एक फौजी युद्ध है। दोनों युद्धों को हम लगातार जो हथियारों से और फ़ौजों से लड़ा जाने वाला युद्ध है, उस पर बात करते रहे हैं। आर्थिक युद्ध को हमने बहुत ज़्यादा समझने की या चर्चा करने की कोशिश नहीं की। मैं आज आप मैप पर कुछ बातें आपको समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, बाकी तो सबकी अपनी ओपिनियन है। देखिए, आपको लगता होगा कि कैसे रशिया जो है वो अचानक पुतिन वो कुरान को सीने से लगाने लगा, मुसलमान उसको बड़े प्यारे लगने लगे और मुस्लिम जगत को वो अपनी तरफ क्यों करना चाह रहा है? क्यों वो जो है वो ट्रंप अब एंटी मुस्लिम बात नहीं कर रहा है, जो पूरी तरह से पहले अपने कार्यकाल में एक तरह से एंटी मुस्लिम दिखाई देता था। क्यों इज़राइल जो है वो युद्ध करने बंद करने के लिए तैयार नहीं है और चाइना के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर चाइना को हमने देखिए, शुरुआत हम करते हैं चाइना से। चाइना के पीछे पड़ने का मतलब एक ही था। चाइना के इसका कारण ये था कि चाइना ने जिस तरीके से अपने उद्योग पार्क बनाए, जिले बनाए, स्टेट बनाए और पूरी दुनिया की प्रोडक्शन जो है वो अपने यहाँ करने लगा। ये जो प्रोडक्शन थी, ये इतनी तेज़ी से चाइना ने बढ़ाई कि वो आज की तारीख में इतनी एबिलिटीज़ रखता है कि हर प्रोडक्ट, हर जो भी इंसानी ज़रूरत है, उसको वो पूर्ति कर सकता है और पूरी दुनिया के लिए कर सकता है। कॉस्ट कम है, लेबर कम है। एशिया में होने की वजह से जो है, चूँकि यहाँ का जो निज़ाम है आर्थिक, वो कुछ कम करेंसी पे चलता है और यही जब चाइना की या भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों की के लिए जब डॉलर में पेमेंट होता है, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, और जब उसे कन्वर्ट करके देखते हैं चाइना में या भारत जैसी जगहों पर, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट दिखाई देता है। मगर चूँ वो उसका 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 जो मतलब होता है, क्यों दिखाई देता है? उसका मतलब होता है कि बेसिकली उन्होंने अपनी जो निज़ाम है उसको कुछ इस तरह से बदला कि डेली आपकी सैलरी वेजेज़ ये होंगी, खर्चे ये होंगी, उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स के और टैक्स के रेट जो है वो बढ़ते चले गए। इसी तरह के रेट और टैक्सेशन जो एशिया में है, यानी हमारा अपना निज़ाम है और वो उनको उनको हमारी चीज़ें बहुत सस्ते में खरीदनी होती है, इसलिए उन लोगों ने अपनी करेंसी, अपने निज़ाम को और महँगा कर लिया, जिसमें वो पूरी तरह लूट मचाते रहे एशियन कंट्रियों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। उनका माल जो है वो फ्री बराबर लेते रहे, क्योंकि मतलब फिर चलिए, एक लंबी कहानी है, इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं असल मुद्दे पे कि इस वक़्त मुसलमानों के प्रति रशिया की मोहब्बत का असल कारण। एक तो ये कि पिछले तकरीबन 40 से 50 सालों में मुस्लिम जगत ने बहुत तरक्की की है और जो आर्थिक जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। उसमें पश्चिमी जगत का एक इन्वॉल्वमेंट रहा, कैसे जो है दुनिया में उद्योग पनपे, कैसे फिर एनर्जी की, रॉ मटेरियल्स की, फ्यूल्स की कितनी ज़रूरतें पड़ी और किस तरीके से ये लोग फिर तरक्की करते चले गए। फिर कंज्यूमिंग इन्हीं के यहाँ बढ़ती चली गई। वो फैक्ट्रियाँ, वो जो उद्योग यूरोप में और अमेरिका में थे, उनका माल इन्हीं देशों में बिकने लगा, निज़ाम चलने लगा। तो कुछ एक मोड़ आया जिसमें फिर जो उनको उनके लालच बढ़ते गए, चाइना में भी वो अपनी तकनीक को लेकर आए, अपनी प्रोडक्शन करने लगे, इंडस्ट्री लगाई और ये बात चाइना की राजनीति को समझ में आ गई। उन्होंने इन तमाम जो मतलब उनकी प्रोडक्शन थी, उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में अपने उद्योगों को इतना बढ़ाया कि अब वो पूरी दुनिया को पूर्ति आराम से कर सकते हैं। यानी जब एक सस्ती कॉस्ट पर हर माल अवेलेबल है, तो पश्चिमी जगत के उद्योग का डूबना तय है। एग्रीकल्चर पर बेस उनकी अर्थव्यवस्था रही नहीं थी। उन्होंने अपनी कॉस्ट को जो है वो, जो उनके बने हुए फूड हैं, फीड हैं, उनको प्रोडक्ट हैं कंपनी में जो बन के आते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मगर रॉ मटेरियल आटा, चावल, दाल, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपने उसको किसी बाय प्रोडक्ट में नहीं बदला है, तो उनकी बेसिकली लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अब उसमें वो रिवाइज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता अब उन्हें एशिया के साथ कॉम्पिटिशन में खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के चलते हुए जो रास्ते थे, पहले एक रेशमी मार्ग हुआ करता था। चाइना ने पूरी दुनिया को जो है वो व्यापार करना, कनेक्ट करना और व्यापार से जोड़ने की कोशिश की थी। अब
चूंकि सिर्फ ये चाइना जो सी पैक बनाना चाहता है, सिर्फ दुनिया इसी पर टिकी हो ऐसा नहीं। अमेरिका अपने रास्ते खोज रहा है, रशिया अपने रास्ते खोज रहा है, और जो पश्चिमी जगत है वो लगभग कटता हुआ जा रहा है, मगर वो जीतना चाहता है, ताकत के जरिए दबाव बनाए रखना चाहता है एशियन और अरब जगत और एशियन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन पे, ताकि वो मनोवैज्ञानिक और फौजी पावर के जरिए उनके जूते के नीचे रहें, और वो जो वो चाहते हैं उनके राजा बादशाह उसी तरह के निज़ाम को बनाएं, और उनके कारोबार, उनकी जो एक छत्र सुपरमेसी है वो चलती रहे। मगर अब ये हो नहीं पा रहा। मैं अभी आपको ये जो हम बिल्कुल बात करेंगे इज़राइल की भी, मगर इज़राइल भी ये जो फिजिकल जो युद्ध हो रहे हैं ये बेसिकली उसी की एक कड़ी है कि कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रास्ते निकल के कहाँ जाते हैं, उसी पर सारा खेल चल रहा है। अब मैं आता हूँ कि मुस्लिम जगत इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना। मुस्लिम जगत इतना महत्वपूर्ण रशिया के लिए इसलिए हो गया कि एक तो इनके पास अर्थव्यवस्था और आर्थिक निज़ाम और इनकी अपनी इकोनॉमी जो चलने लगी है और जो चलती रहेगी वो है, और दूसरा तकनीकी दुनिया में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ाने शुरू कर चुके हैं, उद्योग बन रहे हैं। इनमें सबसे तेजी से आगे जो निकला देश है वो कौन सा है, वो है ईरान। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ईरान को लेकर चाइना और रशिया इतने ज़्यादा जो है वो परेशान क्यों हैं, तो मैं आज आपको नक्शे में एक चीज़ समझाता हूँ, जिसमें आपको बहुत हद तक कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि रशिया के लिए अति महत्वपूर्ण क्यों हो गया ईरान। उत्तर दक्षिण गलियारा जिसमें भारत भी कनेक्टेड है, और भारत जो कुछ अभी हम कई न्यूज़पेपर जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों में जो कुछ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कई किताबें छप रही हैं कि भारत चाइना के एग्रेशन या उसकी उग्रता से परेशान होकर पश्चिम के साथ अपने हाथ मिलाने पर मजबूर है। तो क्या इतनी आसानी से ये हाथ मिलाया जा सकता है? क्या 2000 से लेकर अभी तक जो एक कवायद चल रही थी कि भारत एक रशिया का अच्छा दोस्त था, और उसके साथ मिलकर जो एक गलियारा रशिया ने बनाने की कोशिश की थी, जो लगभग सफल हो चुकी है, अब उसमें अटकाव डालने की जो कोशिशें चल रही हैं, क्या रशिया उसको इतनी आसानी से होने देगा? मैं बहुत सी बातें कहूँगा और बहुत सी नहीं कहूँगा। अगर आप गूढ़ रहस्य को समझते हैं तो फिर आप मेरे उन शब्दों को पकड़े और उनका मंथन करने की कोशिश करें जो इशारे मेरी बातों में होंगे। तो मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि वो उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा है, वो उधर आता हूँ। ये उत्तर दक्षिण गलियारे में हम आ जाते हैं दोस्तों। ये है रूस का पीटरबर्ग। ये सेंट पीटरबर्ग है। सेंट पीटरबर्ग जो है रशिया का एक महत्वपूर्ण शहर है, मॉस्को के बाद सबसे बड़ा, बल्कि इसको आर्थिक जो राजधानी है वो माना जाता है रशिया की, सेंट पीटरबर्ग। बड़ी खूबसूरत जगह है। सेंट पीटरबर्ग से सीधे रशिया में से ही होते होते ये गलियारा उत्तर दक्षिण जिसे मैं कह रहा हूँ वो एक गलियारा आया हुआ है। ये गलियारा आएगा ट्रेन के जरिए, माल जो है सेंट पीटरबर्ग से रशिया होते हुए यहाँ आएगा, और इसमें सारे देश, आपका यूक्रेन बच गया, एक तरफ बेलारूस रह गया, एक तरफ पीटरबर्ग से सीधे जो है वो रशिया से, और जॉर्जिया, यहाँ जॉर्जिया पड़ता है, और जॉर्जिया के भी किनारे से होते हुए, और जॉर्जिया को जो अभी उथल पुथल चल रही है, क्यों जॉर्जिया रशिया के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों जॉर्जिया की सत्ता पर अपने कब्जे में रखना चाहता है अमेरिका? क्योंकि वो इनकी तमाम राहदारी में अड़चन डालना चाहता है, इनके ट्रैफिक में अड़चन डालना चाहता है, व्यापार को डिस्टर्ब करना चाहता है अमेरिका, इसलिए यहाँ जॉर्जिया जो है वो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जॉर्जिया है दोस्तों। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ जॉर्जिया है, और जॉर्जिया के ये इलाके भी हैं, ये रशिया की ये टच करती है। मगर ये बड़ी आसानी से, आपको याद होगा कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया का युद्ध चल रहा था तो मैंने M4 वे, राहदारी, पाइपलाइन और रास्तों की बात की थी। तब शायद मैं नक्शों पर आपको नहीं समझा पाता था कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, और ज़बाना ज़बानी अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें उतनी खुल के सामने नहीं आती है। तो जिस तरह ये सेंट पीटरबर्ग से रशिया में ये होते हुए आपका ये रास्ता जो ट्रेन का ट्रैक है इनका जो निकाली है, वो यहाँ होते हुए अज़रबैजान आता है, और अज़रबैजान जो है आते होते हुए ये आर्मीनिया रह जाता है साइड में। अज़रबैजान उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये जॉर्जिया है, और यहाँ से निकलते हुए ये सीधे ईरान में एंटर कर जाता है, ट्रेन का ट्रैक रूस का।
अब इसमें ये साइड में आपका वो डिस्टर्ब इलाका पड़ गया है, ये रह गया उधर पूरा का पूरा, जिसमें हम मानते हैं कि ये आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे के तान जो है इधर रह गए। सेंट पीटर्सबर्ग से सीधे तेहरान के लिए जो ट्रेन है वो रशिया की तरफ से चलती है। तो बीच में इसके जो भी शहर पड़ते हैं रशिया के काफ़ी लंबे हैं, उनमें से जहाँ भी उद्योग होंगे वहाँ से ट्रेनें चलेंगी, लोड होंगी और वो तेहरान पहुँच जाएंगी। अब ये तेहरान अगर सीधे ना पहुँचे, जैसे देखिए आपको ये शॉर्टकट बड़ा छोटा सा रास्ता आपको तेहरान तक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से चले पीटरबर्ग से और तेहरान पहुँच गई ट्रेन, और ये टोटल जो मार्ग बनेगा वो कितना बनेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक चाबहार बंदरगाह के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ईरान में चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत ने बनाई है, भारत के पैसे से बनी है। भारत का 20 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और उसमें पूरा इंटरेस्ट है चाबहार में। भारत का क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान की जो गवादर है दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये देखो कितना बड़ा रास्ता बचा है। यानी अगर यहाँ से निकलेगा तो ऐसे हो कि ये पूरा का पूरा इलाका टच करते हुए फिर ये आपका लाल सागर होते हुए ये पूरा पूछेगा रूस। ये बहुत बड़ा रास्ता, बहुत मतलब 10 गुना ज़्यादा रास्ता पड़ता है रशिया के लिए। अगर वो सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रेन तेहरान उतारता है तो ये बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता रशिया के लिए बन जाता है और रशिया को ये व्यापार करना है। अब हम थोड़ा सा दोस्तों नज़दीक आते हैं इसके। ये यहाँ से, यहाँ हमारी चाबहार है। चाबहार को अगर हम देखेंगे तो यहाँ ग्वादर है पाकिस्तान की। ये जो ग्वादर है, ग्वादर जो बना रहा है वो बना रहा है चाइना, और यहाँ पर जो है ईरान में यहाँ पर चाबहार है थोड़े से आगे चलने के बाद। तो ईरान की ट्रेन चाबहार तक आती है, जो रूस की ट्रेन है वो यहाँ तक आती है, और यहाँ के बाद उसके लिए बहुत आसानी से जो रूस का व्यापार है वो आपका ये आ जाता है भारत। भारत के वो जो है केरला वाले पोर्ट पे लगे या फिर तमिलनाडु वाले पोर्ट पर आकर लगता है। तो यहाँ से ये एक और छोटा रास्ता हो जाता है रशिया के लिए। इससे पूरा आपका ये म्यांमार और आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा इलाका रशिया शॉर्टकट में इंडोनेशिया और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया तक ये सीधा रास्ता, और यही पूरा पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर दुनिया भर की आबादी है। अगर हम मान के चलें कि दुनिया का मैक्सिमम जो ह्यूमैनिटेरियन हिस्सा है वो यहीं रहता है। वो बहुत तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ चीन और अगर हम भारत को मिला देते हैं तो आधी दुनिया तो यही हो जाता है। और फिर ये 24 करोड़ का इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ये तमाम जो फिलीपाइंस, ये वेल पॉपुलेटेड जो है इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या रहती है। और ये अगला कहा जाता है कि सदी एशिया की है। तो ये बाजार जो है वो अब जो जो व्यापार चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, जहां पर आइटम्स को कंज्यूम होना है, यानी रशिया के लिए ईरान की महत्ता आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसी से फिर लगे हुए सऊदीया, इराक, और ये यहीं से अगर अजरबैजान से दोस्तों, अजरबैजान है यहाँ, और अजरबैजान से तुर्की होते हुए फिर ग्रीस, इटली, फ्रांस, ये सब बड़ी आसानी से अपना जाल रशिया रास्तों का बिछा सकता है। ये टोटल जो प्लान किया है रशिया ने 7,200 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जिसे वो कहता है उत्तर दक्षिण गलियार। यानी ना ही वो ईरान को अपने कब्जे से बाहर जाने देगा और ना ही भारत के लिए इतना आसान होगा, भले ही चाइना की दुश्मनी हमारे साथ जितनी भी हो, हम टोटली अपनी विदेश नीति को अमेरिका की झोली में डाल दें। जैसा कि एक एक्स इस्टेब्लिशमेंट का आदमी अमेरिका का अपनी किताब में टाइम्स ऑफ मतलब इकोनॉमिक टाइम्स में पूरा एक आर्टिकल में लिखता है कि चाइना के एग्रेशन की वजह से भारत जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है अमेरिका की तरफ। तो वो हो पाएगा, मुझे मुश्किल लगता है। कोशिश हो रही है, कोशिश होगी, पर वो होने दिया जाएगा शायद, ये मुश्किल मुझे लग रहा है, मेरी अपनी ओपिनियन कहती है। और इसमें
रूस का क्या नुकसान होगा, अमेरिका का क्या नुकसान होगा, भारत का क्या नुकसान होगा, चीन का क्या नुकसान होगा, ये अगले भविष्य पर निर्भर करेगा, फिर ज़रूर बात करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इन पर बातें की जाएँ। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, उससे बहुत सारी कहानी आपको कांसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और वैसे भी इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्धिजीवियों के लिए होते हैं। कुछ लोग अपनी ओपिनियन बिल्ड करके बैठे होते हैं, उनको वैसे भी इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। उनके लिए नाच, गाना, ठुमका और सरकार दाएँ गिरी, सरकार बाएँ गिरी, सरकार उठी और पड़ी, ये जो रोज़ चलता रहता है, उनका मनोरंजन होता रहता है। वो वैसे भी अपना टाइम ऐसे प्रोग्राम में ज़ाया नहीं करते बेचारे, वो उनकी अक्लमंदी की बात है। तो ये उनकी अक्लमंदी के साथ-साथ हम अपनी बेवकूफ़ी पे आ जाते हैं और हमारी बेवकूफ़ी ये है कि अगर ये सारी चीज़ें छोड़ भी दें, अगर रशिया इन सबको छोड़ देता है, तो ये रास्ते छोड़ देता है, तो पीटरबर्ग में अगर यहाँ के बजाय ये पूरा का पूरा बर्फ जमा होता है और पीटरबर्ग का पोर्ट खुलेगा नहीं यहाँ, क्योंकि ये जो पोर्ट पीटरबर्ग के पास है, ये भी यहाँ पूरे समंदर में बर्फ जमी होती है और ये बर्फ जमे होने के कारण समुद्री रास्ता 2 या 3 महीने के लिए मात्र खुलता है। तो क्या रूस पीटरबर्ग के पोर्ट की वजह, जब उसका औद्योगिक शहर भी है, उसका फाइनेंशियल राजधानी भी है, वो सिर्फ 2 या 3 महीने ही यहाँ से व्यापार करेगा। जबकि ये ट्रेन के रास्ते से वो पूरे साल जो है पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सकता है। तो ये एक मुख्य कारण है रशिया के लिए, और रशिया जो है वो अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है। और फिर ये पूरा देख रहे हैं आप जो है, इसके कुछ इलाकों में तो अभी भी पूरी तरह बर्फ जमी हुई है। ये इतना बड़ा पूरी दुनिया का चक्कर काट के फिर अलास्का के पास अमेरिका जाके फिर यहाँ से वापस होके और इस इलाके में आए, ये बहुत आसान नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है रशिया के लिए, क्योंकि ये तो दुनिया के 2 चक्कर काटने जितना फेरा उसको पड़ जाता है और उसके बाद ऊपर का जो समंदर है वो जमा रहता है, वहाँ जहाज़ चल ही नहीं सकते, तो वो संभव ही नहीं है कि उधर को जाया जाए। इसलिए रूस के लिए ये काला सागर और ये रास्ता, दोनों ईरान तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी वो नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए उसका पूरा झगड़ा जो है इस वक़्त सीरिया, इराक और ये जो इज़राइल वाला फड्डा चल रहा है, इसको निश्चित रूप से उसे कवर करना है। और अपनी उन्होंने जो रशिया ने पॉलिसी खोली है कि दुनिया में से कहीं से भी कोई आए, उनके यहाँ रहे, और ये पूरा का पूरा आपको दोस्तों एक बात और मैं आपको जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। रशिया की मैक्सिमम जो आबादी है वो सिर्फ इस इलाके में रहती है, इतने से इलाके में। और ये जो पूरा का पूरा रशिया है ये आपका पूरा खाली पड़ा हुआ है, जबकि दुनिया, पूरी दुनिया के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी अकेले रूस के पास मौजूद है। तो पूरी दुनिया भी रूस में जाके रहने लगे तब भी उसको जगह कम पड़नी नहीं है। मगर वो ये चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ और उनके उनका जो दिमाग है वो कैपिटलिस्टों की तरह ना चले। ये सब चीज़ें जो हैं चलती हैं, उनके साथ उनके मिजाज मिलते हों, धार्मिक अग्रेशन ना हो, धार्मिक कट्टरता ना हो, ये सब चीज़ें वो सोच कर नागरिकताएँ दे रहे हैं। दोस्तों ये मैं एक चीज़ समझाई है कि ये जो रशिया के लिए ईरान, भारत, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण क्यों हैं। अब थोड़ा-सा मैं ईरान पे आ जाता हूँ और ईरान के इस वॉर में सिर्फ़ दिखाई दे रहा है हमको ईरान की महत्ता दुनिया में, कि ईरान, चाइना और रशिया की मदद के लिए, या फिर वो अपने लोगों को बहलाने, फुसलाने या उनके सेंटिमेंट को पूरा करने के लिए गाज़ा पर या इज़राइल पर हमला करना चाहता है, गाज़ा को बचाना चाहता है। सिर्फ़, और कई आप सुनते होंगे एक्सपर्ट की राय, कई बार आपको पता चलता होगा कि भई किस तरह से लोग कहते हैं कि ईरान तो भूखा मरने वाला है, वहाँ तो सब खत्म हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। एक जो कि कई इस तरह के बहुत सारे पार्क जो हैं, जिस तरह चाइना में बने थे औद्योगिक पार्क, इसी तरह के औद्योगिक पार्क जो है ईरान ने बनाए हैं। ईरान ने अपने यहाँ जो प्रोडक्ट है, जो बनाता है वो इस वक़्त अपने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यानी अगर हम देखें चाइना के मुकाबले, भले ही टेक्नोलॉजी में चाइना की मदद ली होगी, मगर इतना बड़ा प्रोडक्शन हब बना चुका है इस वक़्त ईरान अंदर ही अंदर, के उसने 2530 प्रोडक्ट अपने औद्योगिक पार्क में, कई औद्योगिक औद्योगिक पार्क हैं, 2530 प्रोडक्ट उन्होंने इस साल बनाए, जिनमें से 121 वो प्रोडक्ट थे
जो बिल्कुल नए उन्होंने दुनिया में इंट्रोड्यूस किए हैं। अब आप समझ जाए कि ईरान चाइना की राह पे निकल गया है। ईरान जितना फोकस उसका गाजा, फ़लस्तीन और मुस्लिम जगत पर है, उससे ज़्यादा फोकस पाबंदियों के चलते उसने जो अपने औद्योगिक जगत को, तकनीक को, टेक्नोलॉजी पार्क ही वो उनको कहते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी पार्क अपने यहाँ पर डेवलप किए हैं, वो टेक्नोलॉजी पार्क में 121 प्रोडक्ट 2023-24 में नए इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, जिससे उनके अपने लोगों को ये कमी नहीं खलती कि दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति के बाद प्रोडक्ट कंपटीशन था, उसमें वो कहीं पीछे है या उन्हें किसी विदेशी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ये स्थिति अगर ईरान के लोगों की हो गई है, तो ये जो कंपटीशन है ना दोस्तों, ये सिर्फ जो है आपको लगता हो कि ये सिर्फ ईरान में ही जारी है। सऊदी अरब ने भी इस वक़्त औद्योगिक एक शुरुआत कर दी है। यूएई ने भी औद्योगिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की जो है बड़ी शुरुआत कर चुके हैं। यानी आने वाला जो ये गल्फ का जो एरिया था, ये मुस्लिम एरिया या मुस्लिम बेल्ट हम कह सकते हैं, यहाँ जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को निर्भर रखा था कि तेल आएगा, पैसे आएँगे, खाएँगे, खाएँगे, सो जाएँगे, अब ये उससे निकल चुके हैं और बड़ी औद्योगिक क्रांति की तरफ निकल चुके हैं, जहाँ पर ये अगर औद्योगिक क्रांतियों में शामिल होकर ईरान की तरह, जिस तरह ईरान ने 121 प्रोडक्ट नए इंट्रोड्यूस किए और अपने यहाँ 5 मतलब 2530 प्रोडक्टों का निर्माण, मतलब इतना किया कि वो उसे अपने देश में भी उसकी पूर्ति कर रहे हैं और विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उन पर पाबंदी है, चोरी छुपे वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके प्रोडक्ट में कई देशों में मैंने देखे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। ये जो तकनीकी तरक्की है, अब एक 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 जो शगुफ़ा दिया जाता है, कई लोग, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये मानते हैं लोग बाग के जो मुस्लिम जगत है वो, कई लोग तो, एक बहुत बड़ी जनसंख्या तो ऐसी है जो ये मानती है कि अगर किसी का नाम उर्दू या अरबी में है तो फिर तो वो समझो कहीं पंचर ही लगाता होगा। और मतलब एक मानसिकता है। खैर मैं इस पर एक बहुत बुरा जवाब दे सकता हूँ, जो अगर मैं 75 साल पहले चला जाता हूँ तो फिर वो जवाब ना इतना बुरा हो जाता है कि वो बहुत बड़ी मिर्ची का उल्टा काम करता है। तो मुझे उकसावा मेरा मकसद है नहीं, मैं तो ये समझा रहा हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है। अब भारत ने कितने प्रोडक्ट नए दुनिया में इंट्रोड्यूस किए, एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेना। ये होता है वो वार जिसे मैं कह रहा हूं कि पैरेलल दो वार चल रहे हैं, यानी चाइना रशिया के खेमे में लोग धड़ाधड़ इंडस्ट्री, उद्योग और अब पश्चिम पर पूरी निर्भरता को खत्म करके अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना लेन देन कर रहे हैं। नया बैंक आ रहा है, अक्टूबर में आगे समिट है, उसमें ब्रिक्स के बहुत सारी चीजें उसमें लॉन्च होने वाली है। यानी एशिया पूरी तरह से कनेक्टेड हो रहा है। और अगर ऐसे में से कोई निकलकर यूरोप की तरफ जा रहा है तो नोट कर लें, लिख के रख लें, स्टाम्प पेपर ले आए, साइन करके दूंगा। वो अपनी बहुत बड़ी तबाही का सामान कर रहा है और दुनिया में उसे कोई नहीं बचा सकता। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब कोई हीरोइन बूढ़ी हो जाती है तो उसे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, फिर वो नखरा जरूर दिखा, नहीं ये फिल्म में साइन नहीं करूंगी, ये हीरो को तो मैं ये करता, मतलब उसका जो नखरा है ना, वो भूल जाती है कि तेरे चेहरे पे अब सलवट पड़ चुकी है, अब तेरी उम्र निकल चुकी है, अब लोग तुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। मगर वो अंदर से वही रहती है, 16 साल की, 18 साल की। और वो हर इंसान, हम भी जो है वही अपने बचपन में घूमते रहते हैं, हमको लगता ही नहीं कि हम बूढ़े हो चले हैं। तो ये सब की कहानी होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि सिलवटें गिन लें, चीजों को समझें, और कुछ दिन और नखरे दिखाए जा सकते हैं। उसके बाद ये नौबत ही खत्म हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि खुशामद करने बनाना पड़े। इसे चेतावनी समझे, सलाह समझे, जो समझना है समझे। मैंने समझाया कि दुनिया के दो वार चल रहे हैं, एक जमीन पे है। मेरी कैलकुलेशन में रशिया चाइना उसको निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं, कोई सूरत नहीं कि अमेरिका उसे जीत लेगा। पश्चिम क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और जमीनी जो राहदारी का नक्शा खींचा है, अभी तो मैंने आपको एक रास्ता बताया है, उत्तर दक्षिण गलियारा। इसमें एम फॉर वे जो और एक बहुत बड़ा कनेक्टेड अजरबैजान से फिर यूरोप तक होती है,
रशिया की तरफ से जो रोड का, सड़कों का जाल है, वो उस पर भी बात करेंगे। यानी एक तरफ पूरी तरह रशिया, यूरेशिया, एशिया ये सब अपने डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो देश अमेरिकी कंपनियों के गुलाम हैं, जिनके लोग अमेरिका के एजेंट हैं, जिनके लोग जो है पश्चिमी जगत की आज भी मानसिक गुलामी करते हैं, उनकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। नोट भी कर ले, लिख के भी रख ले, तमाशा भी देखना। फिलहाल इजाजत दें। खुदा हाफिज।